एवरीवन, हेलो एंड वेलकम टू यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स। जैसा कि आपको मैंने बताया था कि हम जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की सीरीज कंटिन्यू कर रहे हैं। इसका पहला पार्ट जो है मैं यूट्यूब पे अपलोड कर चुका हूं, तो उसको जाके आप पहले देखिए, फिर पार्ट 2 पे आइए, क्योंकि अगर सीक्वेंस से आप चीजें देखोगे तभी आपको चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, तो ये उसका दूसरा पार्ट है। चलिए बढ़ते हैं आगे। इसमें देखिए हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में क्या क्या चीजें कवर की थी लास्ट क्लास में। हमने लास्ट क्लास में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिसर्च के बारे में डिस्कस किया था। फिर मैंने टाइप्स ऑफ रिसर्च आपको जो है वीडियोस अपलोडेड है पहले से ही, जिसमें कि हमने फंडामेंटल अप्लाइड रिसर्च, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव रिसर्च के बारे में पढ़ा है। देन एक्शन रिसर्च के बारे में भी मैंने उसमें बताया है। देन एक्सपेरिमेंटल, डिस्क्रिप्टिव एंड हिस्टोरिकल रिसर्च के बारे में भी मैंने आपको जो है वीडियोस अपलोड करके, दो पार्ट में वो वीडियोस है, ऑल टाइप्स ऑफ रिसर्च, उसको जाके आप जरूर से देखिए। फिर हम बढ़ेंगे स्टेप्स ऑफ रिसर्च। आज के इस क्लास में जो है ये सारी चीजें कवर होने वाली हैं, जैसे कि स्टेप्स ऑफ रिसर्च, सैंपलिंग एंड एथिक्स। ठीक है, जिसमें कि हम देखेंगे रिसर्च एथिक्स एंड एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी एट द लास्ट। ठीक है, इसके पहले एक और भी वीडियोस अपलोडेड है, जाके आप यूट्यूब में देख लीजिए, जिसमें कि मैंने सैंपलिंग टेक्निक्स, प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग के बारे में बता रखा है। ठीक है, तो ये वीडियोस, सैंपलिंग टेक्निक्स वाली वीडियोस आप दूसरे एक वीडियोस में आपको वो मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं, आज के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए रिसर्च फंडामेंटल, जिसमें कि हम मेथड्स, प्रोसेस एंड एथिक्स, जो कि एक सिस्टमेटिक गाइड होगा किस लिए, इन्वेस्टिगेशन के लिए। मैंने जैसे कि आपको पहले बताया था, रिसर्च क्या होता है। एक्शन रिसर्च इज ए साइक्लिकल प्रोसेस, जिसमें कि हम क्या करते हैं, सबसे पहले प्लान करेंगे, सबसे पहले प्लानिंग होगी, किस तरीके से करना है, क्या करना है। देन उस प्लान के अकॉर्डिंग एक्ट करेंगे। एक्ट करने के बाद जो भी डाटा कलेक्ट हुआ होगा उसको एनालाइज करेंगे, एनालिसिस। देन हम जो है फाइनली एक कंक्लूजन में आके अपनी रिपोर्ट राइटिंग करेंगे, और उस थीसिस को जर्नल में या फिर कहीं पे भी हम क्या करेंगे, पब्लिश करेंगे। तो सबसे पहले ओवरव्यू ऑफ रिसर्च मेथड्स। यहाँ पे देखिए ओवरव्यू ऑफ रिसर्च मेथड्स, जिसमें कि हम मेथड्स ऑफ रिसर्च और अप्रोच और पर्पस समझेंगे, मतलब किस अप्रोच से और कौन से पर्पस से हम जो है रिसर्च करेंगे, क्या हमारा पर्पस होगा एक रिसर्च कंडक्ट करने से। ठीक है, तो सबसे पहले आता है क्या, यहाँ पे सबसे पहले आता है क्वांटिटेटिव रिसर्च। क्वांटिटेटिव रिसर्च की अगर बात करें मेथड्स ऑफ रिसर्च में, क्वांटिटेटिव रिसर्च किस चीज पे फोकस करता है, फोकसेस ऑन न्यूमेरिकल डाटा एंड स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। जो भी चीजें हमें न्यूमेरिकल फॉर्म में मिलती है, जैसे कि पॉपुलेशन सेंसस, कि हम जो है क्वांटिटेटिव फॉर्म में एक सर्वे करते हैं और स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करते हैं कि कितने मेल, कितने फीमेल, कितने लिटरेट, कितने इलिटरेट, कितने जो है इंडिपेंडेंट ग्रुप में आते हैं, कितने डिपेंडेंट ग्रुप में आते हैं। तो वो एक न्यूमेरिकल फॉर्म में हम जो है डाटा कलेक्ट करते हैं, तो उसको क्वांटिटेटिव रिसर्च बोला जाता है। यूज टू टेस्ट हाइपोथेसिस एंड जनरलाइज फाइंडिंग्स, दैट इज सर्वे एंड एक्सपेरिमेंट्स। तो यहाँ पे इस चीज के लिए यूज होता है क्वांटिटेटिव रिसर्च, टू टेस्ट द हाइपोथेसिस एंड टू जनरलाइज द फाइंडिंग। जो भी फाइंडिंग्स हमें मिली है उसको जनरलाइज करने के लिए, मतलब यूनिवर्सल कर दोगे। जब आप कोई एक कंक्लूजन में पहुंचोगे या फिर कोई भी फाइंडिंग्स आपको मिलेगी, जैसे कि पॉपुलेशन ऑफ इंडिया के बारे में आपको एक जनरल से स्टेटमेंट देनी है कि मोस्ट ऑफ द पीपल्स आर पुअर इन आवर कंट्री। ये एक जनरलाइज कर सकते हो, क्योंकि हमारी कंडीशन ही ऐसी है कि टॉप के जो 5% लोग हैं वो 40% ऑफ द वेल्थ एक्वायर करते हैं, और जो बॉटम के मान लीजिए 40% लोग हैं या फिर 50% लोग हैं, उनके पास मात्र 4 या फिर मान लीजिए 30% हमारा जो है इंडिया का वेल्थ उनके पास है। तो टॉप के 5% वेल्दी पर्सन जो है 30% या फिर 40% ऑफ वेल्थ जो है इंडिया का एक्वायर करते हैं, और इसी वजह से क्या होता है, ज्यादा इनइक्वालिटी हमारे इंडिया में देखने को मिल रही है। तो एक तरीके से आप क्या कर सकते हो, जब आप क्वांटिटेटिव रिसर्च करोगे, पॉपुलेशन की डाटा को एनालिसिस करोगे, तो आपको पता चलेगा कितने रिच हैं, कितने पुअर हैं। तो एक इस तरीके से भी आप एक हाइपोथेसिस ले सकते हो दैट मोस्ट ऑफ द पीपल आर पुअर इन आवर कंट्री। ऐसा करके एक हाइपोथेसिस लेके उसको आप जो है, जब पॉपुलेशन सेंसस के थ्रू या फिर खुद से भी अगर किसी पर्टिकुलर रीजन में आपको रिसर्च करना है,
तो उसके बारे में रिसर्च करके क्वांटिटेटिव डाटा को एक हाइपोथेसिस के थ्रू जो है आपको टेस्ट करना है। देन उसको एक जनरलाइज वर्ड में या फिर फाइंडिंग्स बोल सकते हो आप, जनरलाइज कर देना है, मतलब यूनिवर्सल आप कर दोगे। आप किसी एक सैंपल से आपने रिसर्च किया और सैंपल के थ्रू आपको पता चला कि ये मामला है, ठीक है, तो उसको आप एक जनरलाइज कर सकते हो। तो ये किस तरीके से होता है क्वांटिटेटिव रिसर्च, सर्वे करके या फिर एक्सपेरिमेंट्स करके, ठीक है। देन आता है क्वालिटेटिव रिसर्च। क्वालिटेटिव रिसर्च की अगर बात करें, फोकसेस ऑन वर्ड्स, मीनिंग्स एंड इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग। तो क्वालिटेटिव रिसर्च किस चीज पे फोकस करता है, वर्ड्स, मीनिंग्स एंड इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग। मतलब आप जो है किसी भी चीजों को क्वालिटेटिव वे में, ना केवल न्यूमेरिकल डाटा लेके या फिर एक कार्डिनल वे में, ना उसको एनालाइज करके आप क्या करोगे, उसको ऑर्डिनल वे में या फिर उसको एक सब्जेक्टिव वे में आप जो है सारी चीजों को अंडरस्टैंड करोगे। जैसे किसी की फीलिंग, इमोशंस, किसी की जो है मान लीजिए इंडिया में इतने पॉपुलेशन पुअर है, क्यों पुअर है, क्वालिटेटिव आपको रिसर्च करना है, उनसे जाके जो है पर्सनली उनकी इंटरव्यूज करनी है, केस स्टडीज करनी है कि इस एरिया में ऐसे क्यों है, ये लोग इतने पिछड़े हुए क्यों हैं। वो एक क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर आएगा। इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग जब आप डेवलप करोगे या फिर इन डेप्थ एनालिसिस आप जब करोगे किसी रिसर्च के दौरान। एक्सप्लोर कॉम्प्लेक्स फेनोमेना विद इन ए स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट। किसी भी एक स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट में क्या करता है, ये कॉम्प्लेक्स फेनोमेना को समझता है। मतलब कि कहीं पे अगर लोग कहीं झोपड़पट्टी में रह रहे हैं या फिर गरीबी में रह रहे हैं या फिर ट्रेन के जो है प्लेटफॉर्म्स में सो रहे हैं या फिर कहीं पे ऐसे मतलब लोग रोड पे कहीं पे सो रहे हैं रोड किनारे, तो इस तरीके से क्यों ये सारी चीजें हो रही हैं, ठीक है। तो वो वाई आपको क्वालिटेटिव रिसर्च में आपको पता चलता है। व्हाट जो है आपको क्वांटिटेटिव रिसर्च में पता चलेगा। मतलब व्हाट का मतलब यहाँ पे मैं बोलूँ तो क्यों, मतलब कितना है, क्या क्या हो रहा है, वो आप क्वांटिटेटिव रिसर्च में आना। लेकिन आप जब क्वालिटेटिव रिसर्च करते हो तो वाई, क्यों ये हो रहा है, किस लिए हो रहा है, उसका रीजन आपको पता चलता है, ठीक है, क्वालिटेटिव रिसर्च। सो विद इन ए स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट ये सारी चीजें की जाती है किसी पर्टिकुलर एरिया में। कैसे की जाती है, इंटरव्यूज के थ्रू, केस स्टडीज के थ्रू। आप अगर देखते होगे ध्रुव राठी की वीडियोस या फिर विवेक बिंद्रास की, तो जो है वो जो करते हैं, क्या करते हैं, एक केस स्टडीज के थ्रू सारी चीजों को एनालाइज करते हैं। और आपने अगर संदीप माहेश्वरी की वीडियोस देखी होंगी तो वो क्या करते हैं, पर्सनली लोगों को बुला के इंटरव्यूज के थ्रू उनसे जो है पर्सनली बात करके वो जो है उनकी सारी डिटेल्स जानते हैं, ठीक है। तो उस तरीके से आप क्या कर सकते हो, क्वालिटेटिव रिसर्च के दौरान आप इंटरव्यूज या फिर केस स्टडी के थ्रू डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। देन एक्सपेरिमेंटल मेथड्स की अगर बात करें तो ये पर्पस को हमें जानने के लिए हम जो है एक्सपेरिमेंटल मेथड्स यूज करते हैं। जैसे कि एम्स टू एस्टेब्लिश कॉज एंड इफेक्ट बाय मैनिपुलेटिंग एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अगर आपने मेरी ऑल टाइप्स ऑफ रिसर्च वाली वीडियोस देखी होगी तो उसमें मैंने डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल की बात की है, ठीक है। तो यहाँ पे भी अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं तो मार्केट में मान लीजिए डिमांड एंड प्राइस की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, लॉ ऑफ डिमांड के तहत क्या होता है, व्हेन प्राइस गोज अप द डिमांड गोज डाउन। व्हाई? बिकॉज दैट इज द लॉ ऑफ डिमांड। तो लॉ ऑफ डिमांड के तहत हमने कॉज एंड इफेक्ट क्या फाइंड किया, मार्केट को एनालाइज करके कि प्राइस की चेंज होने पर वो डिमांड पे कैसे इफेक्ट डाल रहा है, ठीक है। प्राइस अगर बढ़ रहा है तो डिमांड नीचे, मतलब डिमांड जो है हमारी जो है कम हो रही है, और अगर प्राइस जब कम होता है तो डिमांड हमारी बढ़ती है, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, कॉज जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है जिसको कि हम कॉज बोल देते हैं, उसको जब हम मैनिपुलेट करते हैं तो ऑटोमेटिकली डिपेंडेंट वेरिएबल में भी चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। वो एक एक्सपेरिमेंटल मेथड के थ्रू ये सारी चीजें स्टडी की जाती है, ठीक है। एक्सपेरिमेंट्स करके मार्केट में प्रैक्टिकली सारी चीजें करके एक्सपेरिमेंटल वे में उसको हम एनालाइज करते हैं। देन फोर्थ पॉइंट, डिस्क्रिप्टिव मेथड की अगर मैं बात करूं, फोकसेस ऑन एक्यूरेटली डिस्क्राइबिंग कैरेक्टरिस्टिक और फेनोमेना मीन्स द व्हाट। डिस्क्रिप्टिव मेथड्स भी क्या करता है, चीजों को, मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स को, चीजों की विशेषता को या फिर किसी भी एक इवेंट की जो है बहुत सारी विशेषताएं बताता है। जैसे कि मान लीजिए कोविड 19 के टाइम क्या क्या चीजें हुई, उसको डिस्क्राइब करना,
कितने लोग मरे, कितने लोगों की जो है इनकम चली गई, कितने लोगों को फायर कर दिया गया कंपनी से, कितने अनएम्प्लॉयड और जनरेट हो गए, कितने लोगों की बिजनेस गई, ये सारी चीजें ये वाट में आता है। ठीक है, मतलब क्या हुआ, क्या क्या इफेक्ट पड़ा वो। फिर हिस्टोरिकल मेथड की अगर हम बात करें, पर्पस यहाँ पे भी हमें फाइंड करने के लिए हम हिस्टोरिकल मेथड यूज करते हैं, जिसमें कि हम क्या करते हैं, एक्सप्लोर पास्ट इवेंट्स थ्रू प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्सेज टू अंडरस्टैंड ओरिजिन्स एंड इन्फ्लुएंस, दैट इज द वाई। वाई समझने के लिए हम क्या करते हैं, हिस्टोरिकल रिसर्च करते हैं। जैसे कि हमें कोविड-19 के टाइम में क्या हुआ, बहुत लोगों की मतलब जो है जाने चली गई, या फिर बहुत लोगों का जो है इनकम चला गया, बहुत लोग जो है फायर्ड हो गए अपने मतलब एम्प्लॉय कंपनी से, मतलब जहां पे वो एम्प्लॉयड थे वहां से फायर कर दिया गया। क्यों किया गया, उस वाई को फाइंड आउट करना है अगर, या फिर किसी भी चीज की, किसी भी एक फिनोमेना या फिर किसी भी एक इवेंट की रूट कॉज को अगर आप जानना है आपको, तो आप हिस्टोरिकल मेथड्स यूज करते हो। ठीक है, वाई दिस हैपेंड। ठीक है, अभी मैं और भी रियलिस्टिक चीजों की बात नहीं करूंगा क्योंकि वो एक कंट्रोवर्शियल चीजें होती है। तो यहाँ पे ये वाई वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे आता है हिस्टोरिकल मेथड की अगर हम बात करें, मतलब प्रीवियसली क्या हुआ, पास्ट में क्या हुआ था, तो ये स्टेप इन्होंने लिया या उसने ये स्टेप लिया, या फिर ये चीजें हुई क्यों हुई, वो हिस्टोरिकल मेथड के थ्रू हमें पता चलता है। ठीक है, क्लियर है सभी को ये। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। देखिए यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया है कि द सिस्टमेटिक स्टेप्स ऑफ रिसर्च क्या क्या होती हैं, क्या क्या एक्चुअल में जो है स्टेप्स होती हैं एक रिसर्च को कंडक्ट करने के लिए। तो यहाँ पे अगर बात करें, द रिसर्च प्रोसेस दैट इज स्टेप, जो कि एक 8 स्टेप का प्रोसेस है, इन स्टेप्स को अगर आप फॉलो करते हो तो आपकी रिसर्च प्रॉपर वे में हुई है बल्कि मानी जाएगी। ठीक है, तो पहला स्टेप्स क्या आता है यहाँ पे, पहली स्टेप की बात करें तो हम फर्स्ट स्टेप इज आइडेंटिफाई एंड डिफाइन द रिसर्च प्रॉब्लम। ये क्वेश्चन में आ चुका है। ठीक है, अरेंज द स्टेप्स ऑफ रिसर्च इन ए लॉजिकल मैनर और स्टेप वाइज मैनर बोल के क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, तो आपको उसी तरीके से इसको अरेंज करना है जब एग्जाम में क्वेश्चन। तो पहले क्या करना है, आइडेंटिफाई एंड डिफाइन द रिसर्च प्रॉब्लम। इसमें क्या आप क्या करोगे, सिलेक्ट ए टॉपिक सिलेक्ट करोगे और उसी टॉपिक्स के अकॉर्डिंग क्या करोगे, फॉर्मुलेट ए क्लियर क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव। उसी टॉपिक को लेके आपकी जो है क्वेश्चन फॉर्मुलेट करोगे, मतलब क्या आपके ऑब्जेक्टिव, क्या आप फाइंड आउट करने वाले हो, किस पर्पज से आप ये रिसर्च कर रहे हो, किस टॉपिक पे कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, ये क्वेश्चन आपको उसी तरीके से फॉर्मुलेट करना है अपने टॉपिक्स जो आपने चुनी होगी। ठीक है, देन सेकेंड पॉइंट, कंडक्ट ए लिटरेचर रिव्यू। लिटरेचर रिव्यू आपको कंडक्ट करना पड़ेगा, मतलब कि जिस टॉपिक पे आप स्टडी कर रहे हो उसी टॉपिक से रिलेटेड पहले और क्या क्या चीजें मतलब रिसर्च की गई हैं, फिर उसी से रिलेटेड और क्या क्या चीजें स्टडी की गई हैं। ठीक है, तो वो लिटरेचर रिव्यू के थ्रू जो है वो सारी चीजें आपको फाइंड आउट हो जाएंगी। जैसे कि यहाँ पे आप क्या करोगे, जब आप लिटरेचर रिव्यू करते हो तो आप क्या करते हो, स्टडी एग्जिस्टिंग नॉलेज। एग्जिस्टिंग नॉलेज मतलब आपके टॉपिक से रिलेटेड और क्या क्या चीजें एग्जिस्टिंग नॉलेज अवेलेबल है, वो चाहे वेबसाइट्स पे हो या फिर किसी न्यूज़पेपर पे हो या फिर किसी पब्लिकेशंस के थ्रू या फिर किसी रिपोर्ट्स में, क्या क्या एग्जिस्टिंग नॉलेज भी अवेलेबल है। देन आप उसी के थ्रू क्या करते हो, आप अपने टॉपिक में क्या फाइंड आउट करना चाहते हो, क्या चीजें उसमें फाइंड आउट नहीं हुई जो कि प्रीवियसली स्टडी की गई थी या फिर रिसर्च की गई थी, उसमें क्या क्या चीजें नहीं थी, उसको आप जो है उस गैप को आप फाइंड आउट कर लेते हो और उसी गैप को लेके आप जो है अपनी रिसर्च कंटिन्यू करते हो। मतलब आप अपने रिसर्च में क्या चीजें फाइंड आउट करने वाले हो, वो गैप क्या चीजें प्रीवियस रिसर्च में नहीं थी, लैकुना क्या था। ठीक है, तो उस गैप को फाइंड आउट करके आप जो है अपनी रिसर्च फिर कंटिन्यू कर डेवलप ए थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क। तो फिर आप क्या करोगे, लिटरेचर रिव्यू करने के टाइम ही एग्जिस्टिंग नॉलेज क्या क्या है, फिर गैप फाइंड आउट करोगे, फिर क्या करोगे, थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क सेटअप करोगे। मतलब एक हाइपोथेटिकल वे में जो है आप एक थ्योरी फॉर्म करोगे और उसी को आप जो है फिर टेस्ट करोगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो वही मतलब मोस्ट ऑफ द पीपल इन इंडिया आर पुअर, व्हाई, जस्ट बिकॉज कुछ भी आप एक रीजन ले सकते हो और उसको टेस्ट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे स्किल और और बहुत सारी चीजों की कमी है।
स्किल एजुकेशन की कमी है इंडिया में। ये मोस्ट ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया आर पुअर बिकॉज देयर इज लैक ऑफ स्किल और स्किल एनहेंसमेंट कोर्सेज, ठीक है। तो इसी वजह से मैं भी और हो सकते हैं। ऐसा है कि हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट लेके आप क्या कर सकते हो, अपनी रिसर्च को कंटिन्यू कर सकते हो। देन थर्ड पॉइंट अगर बात करें, फॉर्मुलेट हाइपोथेसिस। क्या करोगे आप, अपने टॉपिक्स आपने आपने गैप फाइंड आउट कर ली, आपने एक थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क सेटअप किया कि नहीं यहीं पे गैप है, इस पे हमें रिसर्च करना, फिर आप एक हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट करोगे। क्यों कि क्या most of the people of India are poor because they lack skills and capability in various fields, ठीक है। तो ये एक हाइपोथेटिकल मतलब हाइपोथेसिस आप फॉर्मुलेट करोगे, फिर उसी के अकॉर्डिंग रिसर्च क्वेश्चंस आपकी डेवलप होंगी हाइपोथेसिस को लेके। तो उसमें आप क्या करोगे, डेवलप टेस्टेबल प्रेडिक्शन। क्या करोगे यहाँ पे, टेस्टेबल प्रेडिक्शन, एक मतलब आप जो बोल रहे हो अभी कि मोस्ट ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया आर पुअर बिकॉज ऑफ दे लैक स्किल्स इन एंड कैपेबिलिटी। तो एक क्वांटिटेटिव टेस्टेबल प्रेडिक्शन आपने की और एक गाइडिंग क्वेश्चन आपने फाइंड आउट कर लिया जिसमें कि आपको रिसर्च करना है, ठीक है। तो क्वालिटेटिव वे में मतलब क्या क्या क्वालिटीज, मतलब आप किस चीजों को लेके ये स्टडी करने वाले हो, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स क्या होंगे उसमें, मतलब इंटरव्यूज करोगे लोगों के साथ जाके या फिर केस स्टडी करोगे, उनके रूट कॉजेस को जानोगे कि क्यों वो गरीब है, ठीक है। ये फाइंड आउट करना है, इसे क्वालिटेटिव के अंदर आता है, ठीक है। क्वांटिटेटिव में सिर्फ न्यूमेरिकल डाटा आपको कलेक्ट करना होता है, ठीक है। क्वालिटेटिव में आप रूट कॉज को एक्चुअली लोगों के साथ बातचीत करके सब्जेक्टिव वे में कैसे फाइंड आउट करते हैं, डिस्क्रिप्टिव वे में, ठीक है। देन फोर्थ पॉइंट की अगर बात करें, प्रिपेयर ए रिसर्च डिजाइन। एक रिसर्च डिजाइन आपको प्रिपेयर करना है, कैसे, क्रिएट ए डिटेल प्लान, किस तरीके से आपको रिसर्च करना है, क्या अप्रोच लगानी है, क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव, डाटा किस तरीके से कलेक्ट करनी है, कौन से सैंपलिंग लगानी है, कैसे एनालाइज करोगे, सारी चीजें, ठीक है। किस अप्रोच से, क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव, ठीक है, पॉजिटिविज्म पोस्ट पॉजिटिविज्म, कुछ भी आप यहाँ पे लगा के अपनी रिसर्च कर सकते हो आपके टॉपिक के अकॉर्डिंग। डाटा कलेक्शन की मेथड क्या होगी, ऑनलाइन ऑफलाइन, सर्वे मेथड, या फिर केस स्टडी करोगे, या फिर इंटरव्यू करोगे, या फिर ऑब्जर्वेशन के थ्रू कैसे डाटा कलेक्ट करोगे। वो सैम्पलिंग में भी बहुत टाइप्स के सैम्पलिंग है, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। तो क्या कंडक्ट करोगे, उसमें भी बहुत सारे टाइप्स हैं, जो कि आप अगर मेरी सैम्पलिंग वाली वीडियोस मतलब इस चैनल पे देखी होगी तो आप समझ जाओगे कि सैम्पलिंग के कितने टाइप्स होते हैं। तो वो सैम्पलिंग किस तरीके की लगाओगे, आपकी जो है टॉपिक्स के ऊपर, आपकी जो है रिसर्च के दौरान क्या क्या चीजें आप ले रहे हो, मतलब किस फील्ड में स्टडी कर रहे हो, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके सैम्पलिंग की टेक्निक्स क्या होगी, ठीक है। देन उस डाटा, जिस डाटा को आप कलेक्ट किए होगे, उसको किस तरीके से एनालाइज करोगे, हाउ टू एनालाइज द कलेक्टेड डाटा, ये सारी चीजें एनालिसिस किस तरीके से करोगे। तो वो सारी चीजें आप एक रिसर्च डिजाइन में लिख लेते हो, या फिर रिसर्च डिजाइन में एक प्लानिंग कर लेते हो कि किस तरीके से क्या प्रिपेयर करना है, रिसर्च कैसे करनी है, ठीक है। देन फिफ्थ पॉइंट, कलेक्ट डाटा, गैदर प्राइमरी, दैट इज सर्वेस और इंटरव्यूज। कैसे जो है डाटा कलेक्ट करोगे, प्राइमरी अगर डाटा कलेक्ट करते, दो तरीके की डाटा होती है, एक होता है प्राइमरी और एक होता है सेकेंडरी। प्राइमरी की अगर मैं बात करूं, प्राइमरी डाटा किसको कहते हैं, जो कि आप खुद से मतलब आप डायरेक्ट जाके लोगों से बातचीत करते हो, सर्वे करते हो, जैसे कि पॉपुलेशन सेंसस के टाइम पे टीचर्स को एम्प्लॉय किया जाता है कि लोगों के घर घर जाके उनसे डाटा कलेक्ट करने के लिए। तो वो एक प्राइमरी सोर्स हो जाता है, क्योंकि आप डायरेक्टली जाके लोगों से बातचीत करके डाटा कलेक्ट करते हो, उनसे इंटरव्यूज के थ्रू जो है सारी चीजें पूछताछ करके आप नोट डाउन करते हैं, ठीक है। तो वो एक प्राइमरी डाटा उसको बोला जाता है, क्योंकि आप ऑन द स्पॉट जो है सारी चीजें डायरेक्टली बातचीत करके उसको निकाल रहे हैं। सेकेंडरी डाटा क्या होता है, सेकेंडरी डाटा मतलब जैसे कि पॉपुलेशन सेंसस, जो कि सीएसएस, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, सीएसओ, ठीक है। तो सीएसओ के द्वारा जब पॉपुलेशन या फिर एनएसएसओ के द्वारा जब पॉपुलेशन सेंसस की रिपोर्ट निकाली जाती है, तो वो एक सेकेंडरी डाटा हो जाता है, क्योंकि वो प्राइमरीली उस डाटा को प्रोसेस करके, प्राइमरी डाटा को प्रोसेस करके रिपोर्ट बनाते हैं, ठीक है। तो वो एक सेकेंडरी डाटा हो गया, मतलब किसी के थ्रू आपने जो है उसको लिया,
कहीं से पब्लिश हुई है या फिर किसी डाटाबेस के ऊपर रिलाय करके, जैसे कि इकोनॉमिक सर्वे हो गया, ठीक है, बजट हो गया, ये सारे यहाँ पे आप जो है जब डाटा लेते हो इन सारी चीजों से, मतलब किसी कंपनीज के थ्रू निकाली गई रिपोर्ट या फिर किसी कमीशन के थ्रू निकाली गई रिपोर्ट्स या फिर डाटा, तो वो सेकेंडरी डाटा हो जाता है, ठीक है, जो कि आप जो है इनडायरेक्टली उसको डिराइव करते हो, ठीक है। तो आई होप समझ में आ गया होगा आपको प्राइमरी डाटा क्या है, सेकेंडरी डाटा क्या है, ठीक है। देन 6 पॉइंट, तो आप प्राइमरी डाटा ले सकते हो या फिर सेकेंडरी डाटा ले सकते हो अपने रिसर्च का अकॉर्डिंग टू द नीड, ओके। देन एनालाइज द डाटा, process and analyze collected data to statistical or thematic to find patterns and results। तो जो डाटा आपने कलेक्ट किया उसको किस तरीके से आप प्रोसेस करते हो, किस तरीके से एनालाइज करते हो, मतलब स्टैटिस्टिकल वे में, थीमेटिक वे में, मतलब थ्योरेटिकली थीम्स को, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स को समझ के, स्टैटिस्टिकल मेथड का यूज करके, जैसे कि हम क्या करते हैं, तो उस डाटा को रन करने के लिए हम आगे चल के मैं बताऊंगा भी आपको, हम SPSS का यूज करते हैं, स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर सोशल साइंस, या फिर PSPP, ठीक है, ये भी मैं आगे चल के बताऊंगा आपको, ठीक है। तो SPSS क्या होता है, उसमें हम जो है डाटा को रन करते हैं, किस तरीके से करेंगे, किस प्रोसेस में एनालाइज करेंगे, तो हमको क्या पता चलता है, एक पैटर्न का पता चलता है और रिजल्ट का पता चलता है कि क्या वहां पे कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है भी या नहीं, ठीक है, तो वो पैटर्न हमें पता चल जाएगा। देन 7 पॉइंट आता है इंटरप्रेट एंड जनरलाइज रिजल्ट्स, किस तरीके से आप इंटरप्रेट करते हो जो रिजल्ट आपको मिला, या फिर किस तरीके से उसको यूनिवर्सली जनरलाइज कर सकते हो, कैसे करोगे। रिलेट फाइंडिंग्स बैक टू हाइपोथेसिस, अभी जो आपने फाइंडिंग्स को डाटा एनालाइज करके जो चीजें आपको एक्चुअल में मिली, क्या वो आपके प्रीवियसली फॉर्मुलेटेड हाइपोथेसिस से रिलेट कर पा रहा है, या फिर रिलेटेड है, कुछ हद तक रिलेट हो रहा है, तो फिर आपने सही रिसर्च की है, ठीक है। एक्नॉलेज लिमिटेशंस, जो लिमिटेशंस आपके रिसर्च के दौरान हुई या फिर जो जो चीजें आपने एक्सपेक्ट की थी ऐसे होने वाली हैं, क्या वैसे हुई या फिर कुछ लिमिटेशंस के बाहर हुआ, तो ये एक्नॉलेज करना है आपको। देन डिस्कस द इम्प्लीकेशंस, फिर अगर आपके रिसर्च, आपके हाइपोथेसिस से अगर आपकी फाइंडिंग्स मैच होती है, तो फिर आप उसको कैसे मतलब इम्प्लीमेंट कैसे करना है, ठीक है, उसको को डिस्कस करना होता है कि यहाँ पे 7 पॉइंट पे, ठीक है। इम्प्लीकेशंस, उसकी इम्प्लीकेशंस को, मतलब कहाँ पे कैसे, उसकी क्या इम्प्लीकेशन होगी, कैसे अप्लाई किया जाएगा, कैसे जनरलाइज किया जाएगा, कहाँ पे इसको यूज किया जा सकता है इस डाटा को, कैसे गवर्नमेंट पॉलिसीज तैयार की जा सकती हैं इस रूट कॉज को गवर्नमेंट को बता के, ठीक है। ये सारी चीजें, ऐसे ही तो गवर्नमेंट भी एनालाइज करती है सारी डाटा, ठीक है, और टू फाइंड आउट द रूट कॉजेस, फाइंड आउट द एक्चुअल प्रॉब्लम एट द रूट लेवल, ठीक है, तो वो इंटरप्रिटेशन एंड जनरलाइजेशन ऑफ रिजल्ट हो गया, ठीक है। देन 8 पॉइंट की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो, राइट द रिसर्च रिपोर्ट, कंपाइल फाइंडिंग्स इनटू ए फॉर्मल रिपोर्ट, थीसिस, आर्टिकल, कम्युनिकेटिंग मेथोडोलॉजी एंड कंक्लूजन। तो यहाँ पे आप क्या करते हो, एक रिसर्च रिपोर्ट राइट करोगे, कैसे, अपने फाइंडिंग्स को लेके, क्या फाइंडिंग आपने की, इनटू ए फॉर्मल रिपोर्ट, एक फॉर्मल रिपोर्ट्स में उसको आप कन्वर्ट करोगे, जैसे कि एक थीसिस, फाइनल रिपोर्ट थीसिस के थ्रू, या फिर किसी एक आर्टिकल में आप उसको लिख डालोगे, ठीक है, आर्टिकल फॉर्मेट में, उसका भी एक स्टाइल है रिपोर्ट राइटिंग का, APA और MLA बोल के, ठीक है। आगे चल के मैं बताऊंगा आपको कि कैसे उसको किस मैनर में लिखते हैं, क्या करते हैं, ठीक है। तो कंपाइल फाइंडिंग इनटू ए फॉर्मल रिपोर्ट, थीसिस, आर्टिकल, कम्युनिकेटिंग मेथोडोलॉजी एंड कंक्लूजन, मेथोडोलॉजी बतानी है आपको, और कंक्लूजन में आपको क्या मिला, फाइंडिंग्स से क्या मिला, आपने किस तरीके से रिसर्च की थी, फॉर्मल रिपोर्ट एक तैयार करनी है, सारी चीजें ये जो आपने रिसर्च कंडक्ट की, ठीक है। क्लियर है सभी को, स्टेप समझ में आ गई। चलिए बढ़ते हैं, एकेडमिक राइटिंग एंड रेफरेंसिंग स्टाइल, जो कि लास्ट पॉइंट हमने डिस्कस किया था अभी, क्या कि राइट द रिसर्च रिपोर्ट, वो कैसे करनी है, एकेडमिक राइटिंग्स कैसे करनी है, या फिर रेफरेंसिंग स्टाइल क्या हो गया, ठीक है, रेफरेंसिंग स्टाइल या फिर एकेडमिक राइटिंग। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले अगर बात करें रिपोर्टिंग रिसर्च, दैट इज
फॉर्मेट और साइटेशन, किस फॉर्मेट से हमें जो है रिसर्च को रिपोर्ट करना है या फिर साइटेशन की क्या फॉर्मेट होने वाली है। ठीक है, कहाँ कहाँ से अपने डाटा के सोर्सेस लिए उसका एक साइटेशन लिखना होता है, साइटेशन साइड में मतलब या फिर नीचे आपके पेपर में ही कहीं पे मेंशन करना पड़ता है कि कहाँ कहाँ से आपने सोर्सेस डिराइव किए या फिर कहाँ से रेफर किया ये सारे डाटा। ठीक है, किस डाटा के ऊपर आप रिलाई कर रहे हैं और एक फॉर्मेट में उस सारे रिपोर्ट को लिखनी है। जैसे कि यहाँ पे रिसर्च फॉर्मेट की बात करें, थीसिस और डिसर्टेशन कॉम्प्रिहेंसिव फॉर्मेट, जिसमें कि आपकी क्या होगी, थीसिस में एब्स्ट्रैक्ट रहेगा, जो लिटरेचर रिव्यू आपने जिस जिस लिटरेचर की स्टडी की वो सारे लिटरेचर मेंशन होंगी। एब्स्ट्रैक्ट रहेगा जिसमें कि आपने क्या फाइंड आउट किया, किस तरीके से रिसर्च किया, क्या किया, किस टॉपिक के ऊपर रिसर्च किया, कैसे किया। ये एब्स्ट्रैक्ट में एक एब्स्ट्रैक्ट मतलब एक समरी नोट बोल सकते हो आप, अपने प्रॉपर रिसर्च जो आपने की एक समरी पहले से आप जो है फर्स्ट पेज में, इंट्रोडक्शन के पहले फर्स्ट पेज में एब्स्ट्रैक्ट रहता है। फिर आप जो है लिटरेचर रिव्यू मेंशन करोगे, मेथोडोलॉजी आपने क्या क्या यूज की, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव, पॉजिटिविज्म, पोस्ट पॉजिटिविज्म या फिर किस मेथड से आपने रिसर्च कंडक्ट की। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल किया, फिर हिस्टोरिकल किया, डिस्क्रिप्टिव किया, किस मेथड से किया। ठीक है, देन रिजल्ट्स, रिजल्ट्स डिस्कस करोगे, डिस्कशन शामिल होंगी आपकी, क्या क्या डिस्कशन हुई, रिजल्ट्स क्या क्या है, कंक्लूजन क्या क्या है। ठीक है, रिजल्ट्स जो आया आपके डाटा को एनालाइज करने के बाद क्या रिजल्ट्स आए, फिर आपने उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या क्या डिस्कशन की। ठीक है, कैसे इम्प्लीमेंट की जा सकते हैं, कंक्लूजन क्या मिला, जो गैप था क्या वो गैप आप फिलअप कर पाए, और क्या आगे व्हाट शुड बी, व्हाट स्टेप्स शुड बी टेकन फॉरवर्ड, आगे और क्या क्या चीजें हमें कर सकते हैं, इस डाटा को रिलाई करके हम और क्या क्या पॉलिसी फॉर्म कर सकते हैं या फिर क्या आगे कर सकते हैं, वो कंक्लूजन में आपको मेंशन करना होता है। ठीक है, देन उसी में आर्टिकल, आर्टिकल की अगर मैं बात करूं, थीसिस अलग होता है, आर्टिकल अलग होता है। तो थीसिस जो है आपकी कंप्रिहेंसिव रिपोर्ट बन गई, ठीक है, फॉर्मेट के थ्रू। आर्टिकल क्या होता है, एक फॉर्मल राइटिंग होती है एक तरीके से, जहां पे कि ज्यादा चीजें मेंशन नहीं होगी। यहाँ पे क्या होगा, इंट्रोडक्शन, मेथड्स, रिजल्ट्स एंड डिस्कशन, इतनी सारी चीजें ही बस होगी, मोर कंसाइज। तो और शॉर्टली ब्रीफली आप जो है उसको लिखोगे, जिसमें कि इंट्रोडक्शन रहेगा, मेथड्स क्या क्या यूज हुई, रिजल्ट्स क्या आए और डिस्कशन क्या था। ये आपके IMRAD शॉर्टली अगर बोलो आर्टिकल में, तो IMRAD इंट्रोडक्शन, मेथड्स, रिजल्ट्स एंड डिस्कशन ये शामिल होते हैं। ठीक है, देन रेफरेंसिंग स्टाइल की अगर मैं बात करूं, सेकंड पॉइंट, साइटेशन, जैसे कि एग्जांपल APA, सोशल एंड हेल्थ साइंसेस में ये यूज होता है APA स्टाइल। ठीक है, तो APA स्टाइल की अगर बात करें, यहाँ पे ऑथर, डेट और सिस्टम यहाँ पे यूज होता है। ठीक है, मतलब पहले ऑथर का नाम होगा, फिर डेट, सिस्टमेटिक तरीके से सारी चीजें फिर लिखी जाएंगी। जैसे कि स्मिथ, एग्जांपल यहाँ पे दिया है स्मिथ 2022, ये उनका मेंशन रहेगा। ठीक है, देन MLA स्टाइल, ह्यूमैनिटीज। ठीक है, ह्यूमैनिटीज में यूज होता है, लिटरेचर्स में यूज होता है। जैसे कि ऑथर पहले आएंगे, ऑथर का नाम, फिर पेज नंबर, जैसे कि यहाँ पे स्मिथ 42, किस पेज में वो सोर्सेस हैं जिस जहां से आपने जो है डाटा ली, किस पेज में है और किसने लिखी थी वो रिसर्च पेपर। ठीक है, तो वो साइटेशन रहेगा। शिकागो और ट्यूरेवियन हिस्ट्री, जैसे ट्यूरेवियन मतलब कि यहाँ पे हिस्ट्री और सोशल साइंसेस में ये स्टाइल भी यूज होता है, जिसमें कि आप नोट्स लिखते हो, किसकी बिब्लियोग्राफी और ऑथर और डेट लिखते हो। बिब्लियोग्राफी मतलब जहां जहां से आपने डाटा रेफर किया उनकी एक समरी आप दोगे। ठीक है, डिटेल्स में किसने लिखी थी, कौन सी बुक थी या फिर क्या रिसर्च पेपर था, क्या था, वो एक तरीके से आपको मेंशन करना होता है बिब्लियोग्राफी। ठीक है, ऑथर्स की डेट आपको वहां पे बतानी होगी, ऑथर और डेट कब उस वो पेपर पब्लिश हुआ था, फिर कहाँ पे वो रिपोर्ट कब पब्लिश हुई थी। देन IEEE टेक्निकल फील्ड में ये यूज होता है, ये हमारा उतना काम का नहीं, ये टेक्नोलॉजी वाले मतलब टेक्नोक्रेट्स के लिए है, न्यूमेरिक सिस्टम से वो साइटेशन लिखते हैं इंजीनियरिंग वगैरह में। ठीक है, नेक्स्ट, एप्लीकेशन ऑफ ICT इन रिसर्च। ICT का यूज करके कैसे रिसर्च किया जाता है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, लिवरेजिंग ICT फॉर रिसर्च एफिशिएंसी।
रिसर्च एफिशिएंसी के लिए आईसीटी का यूज, ठीक है, मतलब एफिशिएंट तरीके से रिसर्च किया ऐसे कैसे किया जाएगा, वहां पे जो है आप आईसीटी यूज करते हैं। लेवरेजिंग मतलब अप्लाइंग आईसीटी फॉर रिसर्च एफिशिएंसी, रिसर्च की एफिशिएंसी के लिए अच्छे तरीके से रिसर्च कंडक्ट करने के लिए हम इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। मतलब क्या क्या ऐप जो है हम एप्लीकेशन यूज करते हैं रिसर्च के द्वारा। की एप्लीकेशंस जैसे कि यहाँ पे देखिए, लिटरेचर रिव्यू के लिए हम क्या करते हैं, ऑनलाइन डेटाबेस के ऊपर रिलाई करते हैं, जैसे कि जेस्टोर, ठीक है, जेस्टोर पे हम जाके देखते हैं कि क्या क्या रिसर्च पेपर या फिर डाटा अवेलेबल है। पबमेड, शोध गंगा एक बहुत बड़ा रिजर्वायर है लिटरेचर्स की या फिर फाइंडिंग्स या फिर रिसर्च की, ठीक है, यूजीसी के ही थ्रू चलता है शोध गंगा, ठीक है। देन रेफरेंस, रेफरेंसेस लेंगे, रेफरेंस मैनेजमेंट सीखेंगे। रेफरेंस मैनेजमेंट के लिए क्या, मेंडली एंड जेटारो ये यूज होता है, ठीक है। ऑनलाइन डेटाबेस कहाँ से मिलेगा हमें, जेट्रो, जेस्ट्रो, पबमेड, शोधगंगा। रेफरेंसेस, रेफरेंस मैनेजमेंट कहाँ से हमें मिलेगी, मतलब कैसे हमें रेफरेंस मैनेज करना है या फिर कहाँ से चीजें डिराइव होती है, मेंडली में या फिर जोटेरो, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन में आ भी चुका है, ऑनलाइन डेटाबेस के कौन कौन से ऐप होते हैं, यहाँ पे ऑनलाइन डाटा मिलते हैं, जेस्टोर, पबमेड, शोधगंगा, ठीक है। रेफरेंस मैनेजमेंट के लिए मेंडली एंड जोटेरो, ठीक है। देन सेकंड, डाटा कलेक्शन, लिटरेचर रिव्यू समझ में आ गया। डाटा कलेक्शन, ऑनलाइन सर्वे, सर्वे टूल्स होते हैं क्या क्या, जैसे कि गूगल फॉर्म्स के थ्रू आप जो है डाटा लेते हो, ठीक है। देन सर्वे मंकी बोल के एक और प्लेटफॉर्म है, जहां से भी आप, वहां पे भी आप जो है एक तरीके से फॉर्मेट दे दोगे, उसी तरीके से क्वेश्चन आप वहां पे थ्रो आउट करोगे, थ्रो करोगे, जहां पे भी कि आपको आंसर रिप्लाई होगा, ठीक है। तो सर्वे मंकी या फिर गूगल फॉर्म्स के थ्रू आप डाटा कलेक्ट करते हैं। थर्ड पॉइंट, डाटा एनालिसिस, स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर आता है, जैसे कि क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए एसपीएसएस बोला जाता है, एक वो होता है, ठीक है, स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर सोशल साइंसेस। आर बोल के भी एक और सॉफ्टवेयर आता है, आप उसको भी देख सकते हो, ठीक है, रन बोल के, तो वहां पे आप ये डाटा को एनालाइज कर सकते हो वहां पे रन करके, ठीक है। देन क्वालिटेटिव, एन वीवो, क्वालिटेटिव डाटा को एनालाइज करने के लिए क्या किया जाता है, किस ऐप का यूज किया जाता है या फिर किस सॉफ्टवेयर का यूज किया जाता है, एन वीवो। देन अटलास, अटलास डॉट इट डॉट टीआई, ठीक है, ये अब क्वालिटेटिव क्वालिटेटिव एनालिसिस के लिए ये यूज होता है। क्वांटिटेटिव के लिए एसपीएसएस, आर और पीएसपीपी, पहले भी एक मतलब ये आ चुका है क्वेश्चन में कई बार, ठीक है। तो एन वीवो क्वालिटेटिव, अटलास क्वालिटेटिव। देन कोलैबोरेशन, कोलैबोरेशन के लिए मतलब जब आप रिसर्च कर रहे हो, दूसरों के साथ आपको कोलैबोरेट करना है, मतलब चीजें आप अकेले नहीं कर रहे हो रिसर्च, आप कुछ लोगों के साथ मिलकर रिसर्च अगर कर रहे हो, तो क्लाउड प्लेटफॉर्म हैं अवेलेबल गूगल में, जैसे कि गूगल ड्राइव। अब अपनी मेल से कहीं पे भी एक्सेस कर सकते हो कोई भी डाटा, अगर आपने गूगल ड्राइव में सारी चीजें अपलोड की हुई है, ठीक है। फॉर टीम वर्क, ये बोला है फॉर टीम वर्क एंड सिक्योर स्टोरेज, सिक्योर तरीके से सारी चीजों को स्टोरेज करने के लिए, क्योंकि गूगल ड्राइव में एक्सेस सिर्फ आपकी मेल के थ्रू हो सकती है, दूसरे उसको एक्सेस नहीं कर सकते। तो किसी भी डिवाइस से आप जो है अपने मेल के थ्रू गूगल ड्राइव में एक्सेस करके अपने डाटा ले सकते हैं, अगर क्लाउड प्लेटफॉर्म में आपने अपलोड की होगी डाटा, ठीक है। तो वही टीम वर्क के लिए कहीं से भी एक्सेस करने के लिए सिक्योर स्टोरेज के लिए हम गूगल ड्राइव का यूज करते हैं, ठीक है। देन डिसेमिनेशन, डिसेमिनेशन मतलब जब आपकी रिसर्च या रिपोर्ट तैयार हो गई, तो उसको पब्लिश कैसे करना है, डिसेमिनेट कैसे करना है, प्रसार प्रचार कैसे करनी है उसकी। तो ऑनलाइन जर्नल्स होती हैं, ठीक है, नेशनल जर्नल, इंटरनेशनल जर्नल्स, कहीं पे भी आप पोस्ट कर मतलब पब्लिश कर सकते हो। ओपन एक्सेस प्लेटफॉर्म्स भी होती हैं, ठीक है, तो उस तरीके से भी अब आप क्या कर सकते हो, चीजों को ओपनली एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। देन इंटीग्रिटी, एक सॉफ्टवेयर होता है जिसमें कि हम क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर फॉर प्लेगरिज्म चेक। प्लेगरिज्म मतलब क्या फॉल्ट है, उसने कॉपी पेस्ट तो नहीं की, कॉपीराइट तो नहीं किया, किसी की गई रिसर्च को एज इट इज तो नहीं छापा, ठीक है। तो वो फैक्ट चेकिंग के लिए सॉफ्टवेयर, प्लेगरिज्म चेकिंग के लिए इंटीग्रिटी सॉफ्टवेयर आता है, और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर है, अभी यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा,
देखिए कुछ पॉपुलर प्लेगरिज्म चेकिंग सॉफ्टवेयर्स हैं यहाँ पे मेंशन, जैसे कि स्क्राइबर, ये जान लो क्योंकि मैचिंग में क्वेश्चन आ चुका है इसका, ठीक है। प्लेगरिज्म प्लेगरिज्म चेकिंग सॉफ्टवेयर क्या क्या है, ठीक है। तो स्क्राइबर हैज हाई स्कोर इन एक्यूरेसी एंड इज पॉपुलर विद स्टूडेंट्स। देन फिर आता है टर्निटिन। टर्निटिन में वाइडली यूज्ड इन एकेडमिक इंस्टीट्यूशन टू चेक फॉर प्लेगरिज्म इन स्टूडेंट सीरीज। तो आप जब आपकी खुद की प्रोजेक्ट वर्क को जब सबमिट करोगे तो एकेडमिक्स में टर्निटिन, हर एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस में, यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में टर्निटिन बहुत वाइडली यूज हो रहा है, जो जो कि आपकी प्लेगरिज्म चेक करता है स्टूडेंट्स की जो प्रोजेक्ट उन्होंने की होगी, फिर जो थीसिस राइटिंग उन्होंने वो करते हैं उसकी, ठीक है। टर्निटिन की प्लेगरिज्म में कितना परसेंट, मतलब कितना परसेंट आप कॉपीराइटेड किए हो, 5 से 10% तक चला लेते हैं, उससे अगर ज्यादा हुआ तो फिर आपका रिजेक्ट हो जाएगा पेपर जो आपने सबमिट किया, ठीक है। देन कॉपी लीक्स, a market leading tool that also detect AI generated texts and other forms of duplicate contents, ठीक है। तो कॉपी लीक्स भी एक प्लेगरिज्म चेकिंग सॉफ्टवेयर है। ये सारी चीजें आप माइंड में रख के चलो, क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से, ठीक है। ग्रामरली ऑफर्स ए प्लेगरिज्म चेकर एज पार्ट ऑफ इट्स प्रीमियम सब्सक्रिप्शन, ठीक है। प्रीमियम सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हो ग्रामरली का तो वो भी एक प्लेगरिज्म चेकर की तरह काम करता है, which also includes grammar and style suggestions। ग्रामर भी इंक्लूड करता है और किस स्टाइल्स पे आप जो है अपने पेपर लिखोगे वो भी सजेस्ट करता है, प्रीमियम वर्जन अगर इसका आप सब्सक्रिप्शन लेते हो। देन प्लेगवेयर, a professional plagiarism search engine which used by universities, school and companies। तो यूनिवर्सिटीज में, स्कूलों में और कंपनीज में जो है प्लेगवेयर प्रोफेशनल प्लेगरिज्म सर्च इंजन यूज होता है, ठीक है। ये एक सर्च इंजन है, ठीक है। देन पेपरपॉल, an AI powered toolkit that includes a plagiarism check and other features to help improve research papers। तो प्लेगरिज्म चेकिंग के लिए और रिसर्च पेपर को इम्प्रूव करने के लिए भी ये पेपरपल का एक फीचर होता है, वो काम करता है, ठीक है। AI पावर्ड टूल किट, ठीक है। देन क्विलबोट offers a plagiarism checker who, though its free version has limitations, भी इसके फ्री वर्जन में कुछ लिमिटेशन होने के बावजूद भी ये क्या करता है, प्लेगरिज्म चेकर का काम करता है क्विलबोट, ठीक है। कुछ लिमिटेशन है फ्री वर्जन की अगर आप यूज करोगे तो। कॉपीस्कैप, कॉपीस्कैप में ए टूल ऑफन यूज्ड बाय बिजनेसेस फॉर ऑनलाइन प्लेगरिज्म डिटेक्शन। बहुत सारे बिजनेसेस के थ्रू ऑनलाइन प्लेगरिज्म डिटेक्शन के लिए कॉपीस्कैप का यूज किया जाता है। तो अगर कॉपीराइट अगर किसी चीज की, बिजनेस मॉडल की या फिर किसी भी चीज की हुई होगी तो कॉपीस्कैप से वो पता चल जाती है, पर्टिकुलरली इन कंटेंट मार्केटिंग एंड एसईओ, ठीक है। सोशल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, वहां पे कंटेंट मार्केटिंग सोशल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन में अगर हम बात करें, ठीक है, सोशियो इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, तो उन पर्टिकुलर जगहों पे क्या होता है, ऑफिस कैप का यूज होता है। देन एथिक्स, रिसर्च की एथिक्स क्या क्या है, फोर प्रिंसिपल्स ऑफ रिसर्च एथिक्स, क्या क्या एथिक्स हमें फॉलो करनी है रिसर्च के दौरान। ensuring integrity and responsibility for researcher, research ethics provide vast and analytical tools to the or to डू द रिसर्च इन ए प्रॉपर मैनर। किस तरीके से रिसर्च करनी है, किस एथिक्स को फॉलो करना है, ये रिसर्चर को जानना जरूरी है रिसर्च करने से पहले, ताकि उसकी इंटीग्रिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी को वो समझ के अपना काम कर सके। की एथिकल गाइडलाइंस, जैसे कि यहाँ पे इन्फॉर्म कंटेंट कंसेंट्स बोला गया है, ठीक है। इन्फॉर्म कंसेंट मतलब पार्टिसिपेंट्स मस्ट बी फुल्ली अवेयर एंड वॉलंटरीली एग्री, जिससे आप डाटा ले रहे हो, जिनसे सर्वे करके या फिर इंटरव्यू करके या फिर ऑब्जर्व करके या फिर उनके बारे में आप जब डाटा कलेक्ट कर रहे हो, जैसे कि पुअर पीपल के बारे में डाटा कलेक्ट कर रहे हो, तो उनका कंसेंट होना चाहिए। जबरदस्ती आप जाके कुछ भी नहीं पूछ सकते, ठीक है। तो उनको बता के क्यों कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो, गवर्नमेंट को ऑथराइज की है या नहीं की है, फिर आप खुद से रिसर्च कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो, वो सारी चीजें आपको बतानी पड़ेगी और उनका कंसेंट लेना होगा। जब वो एग्री करेंगे तभी आप उनसे सारी चीजें पूछ सकते हो। वो फुल्ली अवेयर होने चाहिए किस लिए वो रिसर्च हो रही है।
कैसे उनकी डाटा को यूज किया जाएगा, ठीक है, कंसेंट लेके रिसर्च करोगे। देन कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्राइवेसी, जिनसे आप डाटा ले रहे हो उनकी कॉन्फिडेंशियलिटी और प्राइवेसी आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, उनकी डाटा जो है पब्लिकली रिवील नहीं होनी चाहिए, ठीक है, उनका नाम, उनका पता, उनका घर का एड्रेस या फिर उनके फैमिली के सारे मेंबर्स के नाम, पता, ये सारी चीजें आप रिवील नहीं करोगे रिसर्च के दौरान। प्रोटेक्ट पर्सनल इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करोगे सिक्योर वे में। एंड एनोनिमाइज डाटा, डाटा को आप एनोनिमाइज करोगे, मतलब आप नाम पता नहीं बताओगे उसको, ठीक है, जिनकी आप डाटा ले रहे हैं। बस आप अपने रिसर्च पेपर की फाइंडिंग्स को, रिजल्ट्स को फाइंड आउट करोगे उनके डाटा को लेके, ना कि उनकी पर्सनल डाटा को आप जो है पब्लिकली शेयर करोगे, नहीं, ऐसा नहीं करना, ठीक है। कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्राइवेसी मस्ट बी सिक्योर्ड। देन बेनिफिशंस एंड नॉन मैलिफिशंस, मैक्सिमाइज बेनिफिट्स, मिनिमाइज पोटेंशियल हार्म। बेनिफिट मैक्सिमाइज करनी है और किसी को पोटेंशियली या फिर किसी को हानि नहीं पहुंचानी है। आपके रिसर्च के थ्रू जो है आपको जो चीज फाइंड आउट करनी है आप फाइंड आउट करो, लेकिन उससे दूसरों को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है, फिर किसी की कोई हानि नहीं होनी चाहिए, किसी का कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, ये चीजें यहाँ पे आपको कंसिडर करनी है। देन इंटीग्रिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी, कंडक्ट वर्क ऑनेस्टली विदाउट बायस, जो काम आप कर रहे हो ऑनेस्ट तरीके से करो, जो रिसर्च कर रहे हो विदाउट एनी बायस, ठीक है, इसी तरीके का कोई बायस, अपना पर्सनल ओपिनियन वहां पे ना रख के आपको डाटा के ऊपर रिलाई करके सारी चीजें तैयार करनी है। जैसे कि रिपोर्ट एक्यूरेटली जो चीजें आपने एनालाइज की डाटा के थ्रू, जो चीजें आपको मिली उसको एज इट इज रिपोर्ट में रखनी है एक्यूरेट तरीके से, ना कि वहां पे पर्सनल बायस, पर्सनल ओपिनियन या फिर डिसऑनेस्ट तरीके से आप सारी चीजें प्रेजेंट कर दो कि मैंने ऐसे ऐसे रिसर्च की, ये मेरा ओपिनियन है। अपना ओपिनियन यहाँ पे शेयर नहीं करना आप, ठीक है, आपको क्या करना है, न्यूट्रल रहना है, डाटा के ऊपर रिलाई करके एक्यूरेटली सारी चीजें प्रेजेंट करनी है, ठीक है। अवॉइडिंग प्लैगियरिज्म, मैंडेटरी प्रॉपर साइटेशन एंड एट्रीब्यूशन। तो प्लैगियरिज्म को अवॉइड करने के लिए आप क्या करोगे, साइटेशन लिखोगे। साइटेशन लिखने से क्या होगा, पता चलेगा कि हाँ यहाँ पे ये सोर्सेस अवेलेबल है, इस जो कि प्लैगियरिज्म चेकिंग के टाइम पे आपने साइटेशन अगर की है तो पता चलेगा हाँ कि यहाँ से इस रिसर्चर ने जो है सारी चीजें डिराइव की हैं, रेफरेंस ली हैं, ठीक है। तो मैंडेटरी प्रॉपर साइटेशन जरूरी है रिसर्च के दौरान, और एट्रीब्यूशन भी लिखना जरूरी है, मतलब कहाँ कहाँ से चीजें आपने डिराइव की, किस रिसर्चर से वो सारी चीजें ली, कब की गई थी, क्या क्या चीजें सारी लिखनी है, ठीक है। रेस्पॉन्सिबल पब्लिकेशन, पब्लिकेशन रेस्पॉन्सिबल वे में, जो भी जहां पे भी आप पब्लिश कर रहे हो बस, तो वो एक रेस्पॉन्सिबल वे में शेयर ओपनली, अवॉइड डुप्लीकेट पब्लिकेशन और डाटा फैब्रिकेशन, ठीक है। तो जो आप जो पब्लिकेशन कर रहे हो रेस्पॉन्सिबल तरीके से करो, जैसे कि जो चीजें आप किए हो, ठीक है, ओपनली उसको आप जैसे क्या करोगे, सारी चीजों को ओपनली शेयर नहीं करना है। शेयर ओपनली मतलब यहाँ पे बोला गया है अवॉइड डुप्लीकेट पब्लिकेशंस, जो भी चीजें आपने अपने रिसर्च के दौरान की, वो पहले से अगर किसी ने की होगी तो वो एक डुप्लीकेट बन जाएगा आपका रिसर्च, ठीक है। तो अवॉइड डुप्लीकेट पब्लिकेशन, अगर कुछ चीजें वैसी फाइंडिंग है ही हुई है पहले से, तो आप उसको पब्लिश ना करें आपकी फाइंडिंग्स, ठीक है। और डाटा फैब्रिकेशन मतलब डाटा इधर उधर मैनिपुलेट करके उसको सजा के इतना हुआ, ये हुआ, ऐसे हुआ, फैब्रिकेट नहीं करना उसको, और ज्यादा जो है बढ़ा चढ़ा के नहीं बताना, ठीक है, उसको डाटा फैब्रिकेट नहीं करना, ठीक है, इसी को डाटा फैब्रिकेशन कहते हैं, बढ़ा चढ़ा के चीजों को बोलना जो कि एक्चुअल में नहीं हो, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये सारी चीजें रेस्पॉन्सिबल रिसर्चर के थ्रू इंटीग्रिटी मेंटेन करके ये रिसर्च एथिक्स फॉलो करनी है, जैसे कि इन्फॉर्म कंसेंट, कॉन्फिडेंशियलिटी, प्राइवेसी, बेनिफिशंस, नॉन मैलिफिसेंस, इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, अवॉइडिंग प्लैगियरिज्म, रेस्पॉन्सिबल पब्लिकेशंस। तो इतने हम, आई होप आपको ये सारी चीजें समझ आई होंगी आज के इस सेशन में, कि हमने मेथड्स को समझे, प्रोसेस समझे, एथिक्स समझे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखो क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव, एक्सपेरिमेंटल, डिस्क्रिप्टिव एंड हिस्टोरिकल के बारे में हमने पढ़ा। देन स्टेप्स में हमने पढ़ा आइडेंटिफाइंग एंड डिफाइन द रिसर्च प्रॉब्लम, कंडक्ट ए लिटरेचर रिव्यू, फॉर्मुलेट हाइपोथेसिस, रिसर्च क्वेश्चन एंड प्रिपेयर ए रिसर्च डिजाइन, collect data, analyze data, interpret and generalize
रिजल्ट्स, राइट द रिसर्च रिपोर्ट, ये हमने स्टेप्स में देखा। देन फिर हमने रिपोर्टिंग रिसर्च किस फॉर्मेट में लिखनी है, कैसे साइटेशन लिखनी है, वो सारी चीज, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे स्टाइल्स भी हमने पढ़ी, रेफरेंसिंग स्टाइल और रिसर्च फॉर्मेट। देन एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी हमने देखा, जिसमें कि हम लिटरेचर रिव्यू के लिए क्या क्या ऐप यूज कर सकते हैं, क्या क्या वेबसाइट यूज कर सकते हैं। डाटा कलेक्शन के लिए कहाँ पे हमें गूगल फॉर्म या फिर सर्वे मंकी के थ्रू डाटा कलेक्ट करना है। डाटा एनालिसिस कैसे करनी है, एसपीएसएस क्वांटिटेटिव डाटा के लिए, क्वालिटेटिव डाटा के लिए एनवीवो एंड अटलास डॉट टीआई, कोलैबोरेशन के लिए गूगल ड्राइव और सिक्योर स्टोरेज या फिर टीम वर्क के लिए इसका यूज हम कर सकते हैं। डिसएमिनेशन प्रसार प्रचार के लिए ऑनलाइन जर्नल्स या फिर ओपन एक्सेस प्लेटफॉर्म्स में हम प्रसार कर सकते हैं। इंटीग्रिटी सॉफ्टवेयर फॉर प्लैगियरिज्म चेकिंग, देन प्लैगियरिज्म चेकिंग के और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर हमने पढ़े। फिर कोर प्रिंसिपल्स ऑफ एथिक्स, जिसमें कि हमने इन्फॉर्म कंसेंट, कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्राइवेसी, बेनिफिशंस, नॉन मैलिफिसेंस, इंटीग्रिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी, अवॉइडिंग प्लैगियरिज्म, रेस्पॉन्सिबल पब्लिकेशंस, ये सारी चीजें हमने डिस्कस की। तो आई होप आपको ये इस वीडियो के थ्रू जो है बहुत चीजें सीखने को मिली होगी। आपकी नेट की प्रिपरेशन के दौरान ये सारी चीजें आपको ध्यान में रख के अपनी प्रिपरेशन करनी है। अपने लेवल को भी हम आपके लेवल को भी परखने के लिए मैं आगे चल के जो है पीवाईक्यूज, टॉप मोस्ट 25 पीवाईक्यूज जो है मैं आपको प्रोवाइड करूंगा मतलब टीचिंग एप्टीट्यूड से और रिसर्च एप्टीट्यूड से। जब ये कंप्लीट, ये तो हाल फिलहाल कंप्लीट हो गई रिसर्च की जो जो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट थी, अब मैं जो है आपको पीवाईक्यूज प्रोवाइड करूंगा टीचिंग एप्टीट्यूड के एंड रिसर्च एप्टीट्यूड। 25 क्वेश्चन होंगे, सारी एस्पेक्ट्स को कवर करेंगे कि क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो सकती हैं, वहां से क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आ रहा हूं जल्द ही, ठीक है। तो बने रहिए यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।